एक गांव में रोशन और फकीरा नाम के दो दोस्त रहते थे। अब उनकी गिनती गांव के शरीफ लोगों में होती थी और ये बात गांव में शायद ही किसी को मालूम थी कि ये दोनों आज से 25-30 साल पहले एक दूसरे से बिल्कुल ही अनजान थे और इस गांव में आकर बसे थे। और ये राज तो किसी को मालूम ही ना था कि ये दोनों किसी जमाने में पेशे से चोर थे। ये भी भाग्य की बात है कि ये दोनों भटकते भटकते इसी गांव में आकर बस गए और अब मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। दोनों ने एक ही जगह पर अपनी झोपड़ियां डाल रखी थी। उन दोनों के दिल ऐसे मिले कि गांव के लोग उन्हें दो भाई कहकर पुकारते थे। उनकी झोपड़ियां बिल्कुल पास पास थीं। दोनों के दिन बड़े ही मजे से कट रहे थे। समय बीतने के साथ साथ वे एक दूसरे के ये राज भी जान गए कि वे दोनों किसी समय में चोर थे, लेकिन बरसों पहले उन्होंने चोरी के काम को छोड़कर एक सीधे और सच्चे आदमी की तरह जीवन गुजारने की कसम खा ली थी। परंतु ये राज हमेशा उन्हीं के दिलों में रहा और गांव में किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद ही वो अपने पेट की भूख को शांत कर पाते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वे रात को खाना खाकर अपनी अपनी झोपड़ियों के बाहर चारपाई पर बैठते तो अपनी पिछली जिंदगी के किस्से एक दूसरे को सुनाकर अपना दिल बहलाते। एक बार दोनों रात के समय बाहर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तब रोशन ने कहा, भाई चोरी चकारी के किस्से तो हम रोज ही सुनाते हैं, परंतु मेरा तो मन चाहता है कि तुम ये बताओ कि तुमने चोरी छोड़ क्यों दी। चलो आज तुम मुझे बताओ कि तुमने चोरी का काम क्यों छोड़ा। ठीक है, आज मैं बताता हूँ, लेकिन कल तुम्हें भी बताना होगा। मुझे मंजूर है। इसके बाद रोशन ने कहना शुरू किया, भाई एक बात तो तुम जानते होगे कि हमारे समय में चोरी करना कोई हंसी खेल नहीं था। ये एक कला थी। आज की तरह नहीं कि घर खाली देखा और ताला तोड़ दिया और घर में घुस गए। कुछ यारों ने तो चाबियों के बड़े बड़े गुच्छे साथ में रखना शुरू कर दिए हैं। ना मेहनत ना किसी का डर, ताला तोड़ा और जो कुछ हाथ लगा लेकर चंपत हो गए। सच पूछो तो आजकल के चोरों ने चोरों के नाम पर बट्टा लगा रखा है। ये तो उठाई गिरी हुई। ठीक कहते हो भाई, फकीरा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। फिर रोशन बोला, मैंने चोरी की, लेकिन हुनर के साथ। कभी किसी खाली घर में चोरी नहीं की। जब तक घर भरा पूरा ना हो और हर तरफ लोग सो ना रहे हों तो चोरी करने का मजा ही क्या है। जब घर वाले पहरा देते देते ऊब जाते और हम उन्हें झांसा देकर चोरी करते, इस तरह से चोरी करने का मजा आता था। भाई बड़ी ही बहादुरी का काम था ये। दबे पांव बिल्लियों की तरह घुप अंधेरे में छतों पर कूदना, पतली पतली दीवारों पर गिरगिट की तरह रेंगना और चूहे की तरह बिना आवाज के किसी के घर में घूमना और सिर्फ छू कर ही जान लेना कि कौन सी चीज काम की है। इस चुनौती में जो मजा है वो जोर जबरदस्ती या ताला तोड़कर घुसने वालों को क्या पता। और वैसे भी दीवार में सेंध लगाना तो आजकल के चोरों के बस की बात ही कहाँ पर है। हम ऐसी सेंध लगाते थे कि सुबह को सब देखकर हैरान रह जाते थे कि इसमें से आदमी कैसे निकला होगा। मैं हमेशा अकेला ही चोरी करता था। अब मैं वो किस्सा सुनाता हूँ जिसके बाद मैंने चोरी करना छोड़ दिया। असल में मैं तभी चोरी करता था जब मुझे कोई काम ना मिलता और रुपयों की सख्त जरूरत होती थी। हर चोरी के बाद मैं खुद से वादा करता था कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन फिर अगली चोरी करने के लिए निकल पड़ता। मैं उस जमाने में एक पहाड़ी इलाके में रहता था, मगर वो ज्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं थे। वहां पर एक छोटा सा मकान था जिसके नीचे एक लाला जी की दुकान और उनका परिवार भी वहीं पर रहता था। घर के ऊपर वाले हिस्से पर एक खान साहब रहते थे। घर के आगे जंगल था और आसपास 2-3 कच्चे मकान थे। कोई ज्यादा आबादी नहीं थी वहां पर। सारे पहाड़ी इलाकों की तरह यहाँ भी चोरी चकारी की कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि उस छोटे से घर के अलावा कहीं और से कोई माल मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं देखा करता था कि मकान का मालिक उस मकान में 2-2, 4-4 दिन छोड़कर आया करता था। उनका पहनावा और रुतबा बड़ा ही रौबदार था। उनके जूते भी सुनहरी रंग के होते थे। उनको देखकर मुझ पर तो क्या, सारे इलाके पर
ये रोब पड़ जाता था कि वो बड़े ही रईस आदमी थे। कभी कभी जब उनके लड़के आते तो वह भी शानदार कपड़ों में होते थे। उस घर में आम दिनों में उस खान साहब जी की पत्नी और 5 साल की बेटी रहा करती थी। घर की मालकिन यानी उनकी पत्नी को बहुत कम लोगों ने देखा था, क्योंकि वो बहुत ही कम घर से बाहर निकलती थी और घर का छोटा मोटा काम करने के लिए बच्चे ही आते जाते थे। थोड़ी देर चुप रहकर रोशन ने फिर से बात शुरू की, मगर मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी होती थी कि उस घर में चोरी चकारी से बचने का कोई खास इंतजाम नहीं था। थोड़ी सी मुश्किल से जो चाहे उस मकान के अंदर जा सकता था। शायद खान साहब का रोब ही इतना था कि घर वालों को कोई खटका ही नहीं था, मगर मुझे ये पक्का यकीन था कि घर में इतना माल तो जरूर मिल जाएगा कि 1-2 साल आसानी से निकल जाएंगे। एक दिन की बात है, मैंने खान साहब की जानकारी पाने के लिए उनके घर के नीचे लाला जी की दुकान पर पहुंचा और लाला जी से पूछा तो पता चला कि वो भी खान साहब से बहुत ही घबराते थे। उन्होंने कहा, अरे इन खान साहब की बात कर रहे हो, ये तो अपने इलाके के बहुत बड़े रईस हैं। यहाँ तो ये सिर्फ 2 साल से ही रह रहे हैं। मैंने कहा, हाँ वो तो देखने से लगता है, मगर ये यहाँ पर क्या करते हैं? लाला जी ने बताया, इन्होंने यहाँ पर दूर जंगलों का ठेका लिया हुआ है, ज्यादातर वहीं पर रहते हैं। कभी कभी 2-1 दिन के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने पूछा, और इनके लड़के? लाला जी ने कहा, वो भी इन्हीं के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो इन्होंने लड़कों को बड़े शहर के बड़े स्कूल में दाखिल करा रखा है। अब मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया कि खान साहब सचमुच बहुत बड़े रईस हैं, तभी तो अपने बच्चों को बड़े शहर के बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आखिर एक दिन 2-3 दिन घर पर रहने के बाद खान साहब जब अपने काम पर वापस लौटे तो मैंने उसी शाम को अपना काम करने की ठान ली। रात को घर के अंदर पहुंचने में कोई खास कठिनाई नहीं हुई। मैं सीढ़ियां चढ़कर खान साहब के घर के अंदर पहुंच गया। 2 कमरों और एक बरामदे का छोटा सा घर था ये। अंदर पहुंचकर मैं कुछ देर के लिए बरामदे में बैठ गया ताकि मेरी आंखें अंधेरे में देख सकें। जल्दी ही मुझे अंदाजा हो गया कि घर में सामान ज्यादा नहीं है। एक कमरे में माँ और बच्ची सो रहे थे, उसमें पलंग के नीचे 2 अटैचियां रखी हुई थी। दूसरे कमरे में एक पलंग के अलावा 2-3 बड़े और छोटे संदूक रखे हुए थे, जिनमें किसी में कोई ताला नहीं लगा हुआ था। ये देखकर मेरा माथा ठनका कि इतने बड़े रईस के घर में इतना कम सामान। खैर, मैंने सोचा कि इससे मेरा काम कुछ आसान ही हो जाएगा। मैंने संदूकों में हाथ डालकर जल्दी जल्दी तलाशी लेना शुरू कर दिया कि कपड़ों के अलावा कोई छोटा बक्सा, जेवर का डिब्बा या कोई और काम की चीज हाथ लग जाए। मगर मुझे जल्दी ही पता चल गया कि इस कमरे में मेरे काम की कोई चीज नहीं थी। संदूकों में सिर्फ कपड़े ही कपड़े भरे हुए थे। अंधेरे में हाथ से छूकर 2-1 कपड़े ऐसे लगे जैसे उन पर कढ़ाई और सितारों का काम बना हुआ था। मुझे यकीन था कि ये कढ़ाई सोने के तारों से की गई होगी। मैंने उन कीमती कपड़ों को एक चादर में लपेटकर बरामदे में पड़ी हुई खाट के नीचे खिसका दिया। अब मुझे फिक्र थी दूसरे कमरे में रखी हुई दोनों अटैचियों की। मुझे यकीन था कि उस औरत ने अपने सारे जेवर और नकदी उसी में रखी थी। मैंने तय कर लिया कि दोनों अटैचियां गठड़ी में बांधकर ले जाऊंगा, क्योंकि वे अटैचियां बहुत बड़ी नहीं थी। मैं जमीन पर रेंगता हुआ दूसरे कमरे में घुसा और अटैची उठाकर बरामदे में ले आया और उन कीमती कपड़ों के साथ रखना ही चाहता था कि ना जाने क्या हुआ। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था या ऊपर वाला यही चाहता था कि मैं इस अधूरी चोरी के बाद कोई चोरी ना करूं। मैं दीवार से लगी हुई एक खाट से टकराया, जिस पर शायद मैंने अंधेरे में ध्यान नहीं दिया था। वो खाट खटखट की आवाज के साथ एक और झुकी और जमीन से टकराई। उसके साथ ही घर की मालकिन की आवाज आई, कौन है? मुझे एकदम ख्याल आया कि अगर ये औरत डर कर जोर से चीखी तो नीचे लाला जी के घर वाले भी उठ जाएंगे, और लाला जी तो मुझे पहचानते हैं। बस ना जाने कैसे मैं बोल पड़ा, बहन जी, मुझे खान साहब ने भेजा है कुछ मंगवाने के लिए। और औरत ने कहा,
अरे इतनी रात गए? मुझे लगा कि औरत की आवाज में डर और घबराहट से ज्यादा हैरानी थी। मैंने कहा, हाँ जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे अब क्या कहूँ। औरत ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें बहुत ही मुश्किल हुई होगी यहाँ पर पहुँचने में। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी वानी लाती हूँ। और फिर मैंने देखा वो अंधेरे में घर की रसोई की तरफ गई। पहले उसने चिराग जलाया, उसके बाद कुछ बुदबुदाने लगी। कुछ शब्द मेरे कानों में पड़े। वो कह रही थी, बेचारा कैसे पहुंचा होगा, तुम दिन में चले होंगे और पहुंचते पहुंचते रात हो गई होगी। बैठ जाओ चारपाई पर। और फिर जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ी और उसकी पीठ मेरी तरफ हुई, मैंने मौका सही पाकर अंधाधुंध दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। इतना वक्त कहाँ था कि कपड़ों की गठड़ी को उन्हें पाता। मैं बहुत तेजी से सीढ़ियों के जीने की ओट में छुपकर खड़ा हो गया, इसीलिए कि अगर मैं भाग कर जाता तो शोर होता और लाला जी निकल कर आते तो मुझे पहचान लेते। मैं दम साधे हुए खड़ा हुआ था कि अगले ही पल मुझे आवाज आई, अरे भैया कहाँ चले गए? कुछ खा पी तो लेते पहले। वो घर की मालकिन की आवाज थी। फिर कुछ पलों के लिए सन्नाटा हो गया। मैं धीरे धीरे बिना आवाज के सीढ़ियों से नीचे उतर गया। फिर बच्चे की कुछ घबराई घबराई सी आवाज आई, माँ कहाँ हो? मैं यहाँ पर हूँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी का भेजा हुआ कोई आदमी आया था, ना जाने कहाँ चला गया। बच्ची ने कहा, माँ जी तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। थोड़ी देर तक औरत ना जाने क्या बुदबुदाती रही। थोड़ी देर बाद मुझे दरवाजा बंद करके कुंडी लगने की आवाज आई। तब दूसरे चोर फकीरा ने कहा, अरे तू किसी के यहाँ पर चोरी करने गया था या किसी देवी के दर्शन करने? रोशन ने कहा, हाँ भाई तू सच कहता है, वो सचमुच देवी ही थी जिसे अकेले रहते भी डर नहीं लगता था और आधी रात को भी कोई आए तो उसे शक नहीं होता था कि वो कोई चोर हो सकता है। कैसी सीधी और सच्ची औरत थी वो। उसे तो सबसे पहले इस बात का ख्याल आया कि ये आदमी थका हारा आया है, पहले थोड़ा सा आराम मिल जाए उसे। और एक तरफ मैं था जो उसके घर चोरी करने के लिए चला था। फकीरा ने कहा, सच है यार, अगर दुनिया में ऐसे सच्चे लोग ना हो तो जाने दुनिया का क्या होगा। फिर क्या हुआ, तूने दोबारा किस्मत नहीं आजमाई उस घर में? अरे मैं तो उस तरफ से गुजरा भी नहीं। मुझे लगता था कि वो देवी मुझे पहचान लेगी और जब उसने घर के सामान की गठड़ी देखी होगी तो सोचा होगा मैं कैसा नीच आदमी हूँ। उस सीधी और सच्ची औरत के सामने मुझे खुद अपने आप से शर्म आने लगी। फकीरा ने कहा, वो अजीब औरत थी। रोशन ने कहा, कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि खान साहब अपने पुश्तैनी गांव से किसी कारण से तबाह और बर्बाद होकर इधर आ गए थे। उनके पास अपने साफों और 2-4 जोड़ी कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। अब वो जंगलों के ठेकेदार नहीं बल्कि किसी ठेकेदार के मुंशी थे और उनकी आमदनी भी ज्यादा नहीं थी जिसे वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा रहे थे, मगर अपने कपड़ों, साफों और जूतियों का रंग मैला होने नहीं देते थे। वो एक वक्त भूखे रह सकते थे मगर अपने साफों और कपड़ों की रंग और चमक में जरा भी कमी नहीं आने देते थे। वो जहां से गुजरते बस यही चर्चा होता कि खान साहब बड़े ठाट बाट के रईस हैं। तब मैंने सोचा कि एक वो आदमी है जो अपनी इज्जत बचाने के लिए जी रहे हैं और एक मैं हूँ जो पेट भरने के लिए अपनी इज्जत आबरू गवाकर ये चोरी का काम कर रहा हूँ। उधर एक औरत के रूप में एक देवी है जिसे छल कपट और मन की गंदगी छू भी नहीं सकी है, और एक मैं हूँ जो ऐसे धर्मात्मा के घर चोरी करने पहुंच जाता हूँ। मैं कितना नीच हूँ। बस इसके बाद जब भी मैं चोरी करने का इरादा करता तो मुझे लगता कि वो भोली भाली आत्मा मुझसे कह रही है, तुम थक गए हो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। और बस ये उसी देवी की कृपा है कि मैं कभी दोबारा चोरी ना कर सका। अब तू बता फकीरा, तूने चोरी करना क्यों छोड़ा? फकीरा बोला, तो सुन, जब मैंने आखिरी चोरी की थी तब मैं जवान था। मैं जिसके यहाँ पर भी चोरी करता था तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचता था। मेरी बला से उस पर जो कुछ भी गुजरे मुझे तो बस अपने काम से काम था। मगर एक बार मैंने
अपनी आंखों से देख लिया और मेरे दिल दिमाग पर ऐसी चोट सी लगी, ऐसी नफरत हुई इस काम से कि फिर कभी चोरी नहीं की। सच पूछो तो बहुत दिन तक मुझे अपने आप से नफरत सी हो गई थी, यहाँ तक कि मैंने अपना नाम भी छोड़ दिया था और अपना नाम फकीरा रख लिया। बल्कि कुछ दिनों तक मैं सच में फकीर भी रहा। खैर, बात यह थी कि जिस गांव में मैं रहता था, रबी की फसल कटने के बाद एक किसान के यहाँ पर शादी की तैयारियां शुरू हुई। ये किसान बहुत ही छोटी सी जमीन पर हल चलाता था। पूरा घर मेहनत मजदूरी करता और कर्ज उधार लेकर फसल उगाता। इसी तरह से उसका जीवन गुजर रहा था और अब उसके घर से औरतों के गाने और ढोलक की आवाज आ रही थी। उसकी बेटी की शादी थी। अधेड़ उम्र का ये किसान एक दिन शहर सामान खरीदने के लिए गया। उसके साथ 2-3 गांव वाले और भी थे। शाम को वापसी में बैलगाड़ी सामान से लदी हुई पहुंची। टीन के नए बक्से, तांबे पीतल के बर्तन, कपड़ों की गठरियां वगैरह वगैरह। मैंने उसी दिन भांप लिया और उसी दिन मालूम कर लिया कि कब बारात आने वाली है। दूसरे गांव से भी मेहमान उस किसान के घर पर आने लगे थे। अब मैं चोरी की एक एक बात क्या बताऊं, मेरा जी नहीं चाहता वो सब दोहराने को। बस ये जान लो कि जिस दिन बारात आनी थी उससे एक दिन पहले वाली रात मैंने चोरी कर ली। दुल्हन के सारे चांदी के जेवर और एक आध शायद सोने का जेवर था। मेहमानों के जेवर और कुछ नकदी मेरे हाथ में लगी और मैंने फौरन ही गांव के बाहर एक पेड़ के खोखले तने में छुपा दिया। फिर जब दिन चढ़ने के बाद मैं उसके घर के पास से गुजरा तो मुझे उस घर से गानों और ढोलक की बजाय औरतों के रोने की आवाजें आने लगी। एक पल के लिए मैं भूल गया कि अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने यहाँ पर चोरी की थी। मैंने समझा शायद यहाँ पर किसी की मौत हो गई है और बस उसी वक्त मुझे पहली बार जिंदगी में एक ऐसा धक्का सा लगा। कुछ और लोगों के साथ मैं भी उस किसान के पास जा पहुंचा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद वहां ना गया हूं, बल्कि मुझे कोई खींच कर ले गया है। बहुत से लोग उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। बेचारा किसान उदास और सोच में डूबा हुआ था, जैसे अभी किसी का क्रियाक्रम करके आ रहा हो। अचानक किसी ने पूछा, कुछ बचा भी या सब चला गया? किसान की आंखों में आंसू डबडबा आए। उसने रोती हुई आवाज में कहा, बस भाई ये समझ लो कि बिटिया को आज तो विदा नहीं किया जा सकता। मुझे तो मेहमानों से भी शर्म आ रही है। बेटी का तो जो सामान गया वो गया, कुछ मेहमानों का माल भी चला गया। वो रुक रुक कर बोल रहा था। आगे उस बूढ़े किसान ने कहा, तुम्हें तो मालूम ही है मेरे पास तो था ही क्या, जमीन गिरवी रखी थी, तब कुछ जेवर बनवाए थे। एक पुराना सोने का गहना पहले से ही इसकी माँ का पड़ा था। 600-700 रुपए नगद थे बारात के खर्चे के लिए, वे सब भी चले गए। अब बताओ शाम को बारात आएगी तो उसे क्या खिलाऊंगा, लड़की के हाथ पर क्या रखूंगा? किसी दूसरे आदमी ने कहा, ये तो सचमुच बहुत ही बुरा हुआ, ये तो गांव भर की इज्जत का मामला है। फिर तूने क्या सोचा बारात का? किसान ने कहा, हाँ यही सोच रहा हूँ, नाक तो नहीं कटवानी। मैं सोचता हूँ कि बारात रुकवाने के लिए आदमी दौड़ा दूं। वहीं पास में ही खड़े एक नौजवान ने कहा, अरे नहीं भाई, बारात नहीं रुकेगी। तो किसान ने झुंझला कर कहा, तो तू बता कहाँ से खिलाऊंगा उन्हें? फिर किसान की आवाज में उदासी सी छा गई। बोला, अच्छा मान ले अगर गांव वालों से मांगकर बारात को कुछ खिला पिला भी दूं तो बेटी को बिना जेवर के कैसे विदा कर दूं? अब मैंने देखा कि बूढ़ा किसान सचमुच रोने लगा था। रोते रोते आंसू उसकी आंखों से लुढ़क कर उसके मैले कुर्ते पर आ गिरे थे। ये देखकर मेरा दिल हिल गया। इससे पहले मैंने बड़ी उम्र वाले आदमी को रोते बिलखते नहीं देखा था। मुझे ये बात बड़ी ही अजीब सी लगी। फिर ना जाने कैसे मेरे दिल में ख्याल आया कि एक घर के लोगों को दुख देकर, बूढ़े माँ बाप का दिल तोड़कर, घर के बच्चों की शादी और खुशियों को छीनकर अगर मैंने कुछ दिन अच्छा खाना खा भी लिया तो कैसा लगेगा? मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे दिमाग में जोर जोर से चीख रहा हो कि तुम सिर्फ चोर ही नहीं, कातिल भी हो, इनकी खुशियों के कातिल। तुमने बूढ़े माँ बाप की खुशियों का गला घोटा है। मेरी खोपड़ी में कुछ अजीब सी हलचल हुई। मेरा दिल चाह रहा था कि बूढ़े बाप के आंसू पोंछकर उसके पैरों पर गिर पड़ूं। ये मुझे पकड़कर जेल भिजवा देंगे, 1-2 साल चक्की पीसूंगा,
तकलीफ होगी, मगर अब मुझ अकेले की वजह से कितने लोगों को तकलीफ हो रही थी। मैं ख्यालों में खोया हुआ था कि मुझे लगा कि किसी ने मेरे सिर पर हथौड़ा मारा और आवाज आई, जा फौरन चला जा। ये उस बूढ़े इज्जत आबरू वाले बाप की सख्त आवाज थी। वो अपने उसी लड़के को हुक्म दे रहा था जिसने बारात रुकवाने को मना किया था। बूढ़ा कह रहा था, जा दूल्हे के बाप से कहना कि शाम को बारात लेकर ना आए। वो कुछ भी कहे तुम राजी मत होना और कहना कि 1-2 दिन में मैं खुद उनसे मिलने आऊंगा। गांव भर की नाक कटवाने से अच्छा है कि बारात आए ही नहीं। अब दुख और उदासी की जगह उस बूढ़े की आवाज में अजीब सी सख्ती आ गई थी। फकीरा बोला, बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज मुझे खींच रही हो। मैं शायद उस वक्त अपने होशो हवास में नहीं था। मैं लोगों की भीड़ को चीरता हुआ बिना सोचे समझे बूढ़े के पास पहुंच गया और उसके पांव पकड़ लिए। मेरी जबान भी मेरे काबू में नहीं थी। मैंने किसी ना किसी तरह से कहा, बारात को मत रोको चाचा। बूढ़े ने कहा, क्या बात है, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं एक चोर हूँ। ना जाने मैंने कैसे कह दिया। मैंने ही चोरी की। मैं तुम्हारी एक एक चीज लौटा दूंगा, अभी के अभी दे दूंगा। भगवान के लिए तुम बारात मत रुकवाना। फिर फकीरा कुछ देर तक चुप हो गया, फिर बोला, बस भाई, उसके बाद क्या बताऊं। थोड़ी देर बाद मेरे साथ बूढ़ा किसान और गांव के कई आदमी उस पेड़ की तरफ जा रहे थे। ना जाने क्यों रास्ते भर मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही आपस में कोई बात की। हो सकता है उन लोगों को मुझ पर कोई और शक हो। मैंने पोटली उन्हें दे दी तो बूढ़े ने मुझे गले से लगा लिया। एक बार फिर मुझे उसकी आंखों में आंसू छलकते हुए दिखाई दिए, मगर अब खुद मेरी आंखें भी भीगने लगी थी। वो लोग पोटली लेकर चले गए और मैं वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहा। मुझे याद नहीं कि कितनी देर तक बैठा मैं वहां पर सोचता रहा। मैं तो उस वक्त चौंका जब शाम के पहले पहर मुझे गांव की तरफ से ढोलक बजने की आवाजें आई। मगर फिर मैं अपने गांव में कभी वापस नहीं लौटा और ना ही कभी फिर से चोरी की। बस यही मेरी आप बीती थी।